आजादी बचाओ न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 के संपन्न होते ही देश भर में बहुत ही एक ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि इंडिया अलायंस की सरकार बन जाएगी, लेकिन सरकार बनते बनते जो है रह गई। लेकिन अब हर राज्यों के अंदर अपने अपने चुनावों को लेकर जो है अब कुछ ही महीनों में इसका आगाज होने जा रहा है। जैसा कि महाराष्ट्र विधानसभा की अगर हम बात करेंगे तो आने वाले अक्टूबर के महीने में यहां पर चुनाव होने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिसके चलते सोलापुर शहर की अगर हम बात करेंगे तो सोलापुर शहर में 3 विधानसभा के क्षेत्र आते हैं, उत्तर, दक्षिण, मध्य। और सबसे हॉटेस्ट सीट यहां पर मानी जा रही है उत्तर की, क्योंकि उत्तर विधानसभा क्षेत्र में यहां पर बीजेपी के उम्मीदवार यहां से लगातार 4 बार जो है यहां पर विधायक बनकर लोगों की सेवा कर रहे हैं, और साथ ही साथ वो एक बार यहां के पालक मंत्री रहकर सोलापुर शहर का उन्होंने जो है बहुत अच्छा खासा विकास किया है। लेकिन यहां पर एक ऐसे व्यक्ति का नाम सामने आता है जो हर वक्त बीजेपी को कड़ी चुनौती दे सकते हैं, क्योंकि 2014 में उन्होंने जो है सीधे तौर पर एक कड़ी चुनौती दी थी, और साथ ही साथ वो कांग्रेस पार्टी के साथ कई सालों से उनका घराना उनके साथ आता रहा है, और उनके साथ जो है कंधे से कंधा मिलाकर जो है सोलापुर लोकसभा हो या सोलापुर के तीनों विधानसभा क्षेत्र हो, इन यहाँ पर एक अच्छी खासी कड़ी मजबूती उनकी मानी जाती है। मैं बात कर रहा हूं कोटे परिवार की। तो कोटे परिवार के एक सदस्य जो हाल ही में बहुत ही एक चर्चा और ऐसी चल रही है उनकी कि वो आने वाले विधानसभा क्षेत्र के उत्तर सीट से यहाँ पर जो है लड़ने का मन बना लिया है, और वो राष्ट्रवादी शरद पवार गुट की पार्टी से जो है आने वाले समय में उत्तर की सीट से लड़ने जा रहे हैं। तो सर, सबसे पहले आजादी बचाओ न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या लगता है कि इस बार विधानसभा के जो चुनाव है उत्तर में, आप सीधे सीधे तौर पर उत्तर से लड़ेंगे या मध्य से लड़ेंगे? सबसे पहले जनता के बीच में जो सवाल चल रहा है वो चुनाव किस सीट से लड़ने वाले? इसके पहले भी बहुत बार एक खुलासा कर चुका हूं कि मैं उत्तर से ही लड़ने वाला हूं, और गए 2-3 साल से मैंने यहाँ का काम शुरू किया है। 2 साल से मैं इधर काम कर रहा हूँ, क्योंकि पहला भी मेरा इधर संपर्क था। बहुत से काम मैंने उस समय सभागृह नेता जब था, महापौर था, उस समय बहुत से काम किए हैं मैंने इधर। और बीच में मैं शिवसेना में जाने की वजह से मैं मध्य में गया था, लेकिन अभी मैं वापस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में आया हूँ। राष्ट्रवादी कांग्रेस के लिए ये जगह ऑलरेडी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की है, तो अभी इधर उधर जाने का कुछ सवाल ही नहीं है। मैं शरद पवार साहब के साथ हूँ। क्योंकि यहाँ पर जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एक बहुत ही वरिष्ठ नेता माने जाते हैं मनोहर सपाटे जी, वो भी जो है इस सीट से लड़ने का मन उन्होंने भी बना लिया है। वो भी आने वाले समय में जो है लड़ने की उम्मीद कर रहे हैं। तो क्या लगता है आप? नहीं, ठीक है, देखो पार्टी में लोकशाही है, सब लोग मांग सकते हैं। किसको देना है वो पार्टी डिसाइड करेंगी, और पार्टी के नेता है, मैं उनके पास ये सब मेरा प्रस्ताव रखा है। पार्टी के नेता ने सबके सामने मेरे बारे में बात की है ऑलरेडी, तो मांगना अलग बात है, पार्टी जिसको देंगी उसका काम हो जाएगा। अगर ऐसा यहाँ पर एक बात बताई जाती है कि उत्तर विधानसभा क्षेत्र में अपर कास्ट का ज्यादा वोट बैंक रहा है, तो अपर कास्ट का वोट बैंक जो है ज्यादातर बीजेपी को ही फायदेमंद साबित होता है, जिसके बलबूते पर 4 बार यहाँ पर विजय कुमार देशमुख का जीतना ये तय माना जाता है। अब भी जो है कड़ी चुनौती यहाँ पर जो है विजय कुमार के साथ ही रहेगी। तो क्या इस बार चुनाव में आपकी रणनीति रहेगी? देखो, आप सब जानते हैं कि गए 2 टर्म में जो मोदी की लहर थी, 2014 हो 19 हो, वो लहर आज नहीं है। पूरी लोकसभा में आप लोग सब ने देखा है कि उत्तर प्रदेश हो या महाराष्ट्र हो, महाराष्ट्र में तो बहुत बड़ा डिफीट उनका ऑलरेडी हो गया है। उल्टा उनके कैंडिडेट बोल रहे थे कि मोदी आए तो हमारा यहाँ सीट जाने वाला है। ये जो लहर ये टर्म में चली है, वो लहर अभी उनकी रही नहीं है, और इस वजह से ये टाइम अभी अगर आप देखेंगे 31 सीट आना कुछ मामूली बात नहीं है। 48 में से 31 सीट आए, जहां 5-6 भी नहीं थे, वहां 31 सीट आते, इसका मतलब 25 सीट से फायदा महाविकास आघाड़ी को हुआ है। और इसलिए आगे की सरकार 101% ये महाविकास आघाड़ी की आने वाली है। इसलिए आज जो माहौल चेंज हो गया है, और उसका मुझे खातरी है कि लोग मुझे साथ देंगे। मेरा आज तक का जो काम है लोगों को मालूम है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलने की कोशिश, और जो काम मैंने किया वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैं पहुंचाने की कोशिश करूँगा। जिस प्रकार से जो है आपके कजन देवेंद्र कोटे ने एक अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर जो है कथित तौर पर जो है विवादित भाषण स्टेज पर ठहर कर दिया, कहीं ना कहीं उसका सामना आपको आने वाले विधानसभा चुनाव में हो सकता है क्या? उसका
मुझे कुछ फर्क पड़ेगा ऐसा लगता नहीं, क्योंकि अनेक सालों से मेरे संबंध सब समाज के साथ अच्छे रहे हैं। बीडी गुरुकुल जैसे का नेतृत्व मैं 30 साल से करता हूँ। 30 साल में कभी भी हिंदू मुस्लिम का झगड़ा वहां पे हुआ नहीं है और होने दिया नहीं है। और सभी समाज को मालूम है, मैं सबको साथ लेके जाने वाला एक आदमी हूँ। और आज तक वहां पे भी जो अनेक बार कुछ लोग बीजेपी के वहां पे भी हिंदू मुस्लिम का झगड़ा लगाने की कोशिश करते रहे, लेकिन आज तक वहां पे मेरी वजह से वहां ये सब कुछ नहीं हुआ है। दोनों समाज के लोगों को हमेशा साथ में लेके वहां का काम किया है। भले मैं शिवसेना में उस समय था, 7 साल में शिवसेना में काम किया, लेकिन एक भी आदमी को ऐसा मालूम है कि मैं कभी जातिवादी भूमिका लेके वहां कुछ काम किया, ऐसा एक का भी तुम्हारे पास कंप्लेंट नहीं आएंगी, ऐसा मुझे खातरी है। जिस प्रकार से जो है आप बात कर रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी जो बड़ी मजबूती तौर पर अभी ओपिनियन पोल हम जो देख रहे हैं, क्या लगता है कि जिस प्रकार से मनोज जरांगे जो मराठा आरक्षण के योद्धा माने जाते हैं, हाल ही में वो पंढरपुर के शहर में एक गुप्त मीटिंग वरिष्ठ बीजेपी के नेताओं की हुई है, वहां पर ऐसा कहा जा रहा है कि 40 से 50 सीट ही बीजेपी उसके अंदर समेटी जाएगी। क्या लगता है आपको, ये क्या मीटिंग रही होगी, किस बलबूते पर ये कहा गया होगा? देखो, पवार साहब ने भी इस बीच में स्टेटमेंट दिया था कि हमारे महाविकास आघाड़ी के 225 सीट आएंगे। और पवार साहब एक ऐसे नेता है कि वो ऐसे ही कुछ वेग ऐसा कुछ स्टेटमेंट देने वाले में से नहीं है। गए टाइम भी उन्होंने बताया था कि 32 के ऊपर हम आते हैं, तो 31 आ गए। तो जो पवार साहब का कैलकुलेशन है, कम से कम 90% उसका जब तक ये होता है तो ही बोलते हैं। तो 225 का उन्होंने बोला है, तो 200 तो क्रॉस करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि सिद्धेश्वर शक्कर कारखाने के संचालक कालाजी साहब भी जो है यहाँ पर उन्होंने भी मन बना लिया है कि वो उत्तर से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। क्या लगता है, वो भी एक आपके कॉम्पिटिटर मानेंगे आप? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है। एक तो वो चुनाव लगे रहेंगे ऐसा लगता नहीं। मेरा उनके साथ संपर्क है, पहले से है। वो मुझे मदद करने का वादा भी कर चुके हैं, इसलिए मुझे तो लगता नहीं, उत्तर में तो नहीं। उनकी उनको मांगनी जो है वो दक्षिण से लोगों की है, और दक्षिण में उनको ठहरो बोल के मैं बोलने के बाद भी वो तैयार नहीं है। पर देखेंगे आगे क्या होता है। पवार साहब भी उनको ये कर रहे हैं कि आप दक्षिण से ठहरो बोल के, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ रिप्लाई दिया नहीं है। सोच के बताऊंगा ऐसे बताया उन्होंने। क्या लगता है कि जो महायुति सरकार है उसके अंदर ये बार बार जो महिला लड़की बहन योजना हो या लड़का भाऊ योजना हो, इन योजनाओं को देकर जो है वोटर्स को आकर्षित करने का वो उन्होंने मन बना लिया, क्योंकि जो है लोकसभा के अगर हम नतीजे देखेंगे तो लगभग पूरा 80% जो है महाविकास आघाड़ी के पक्ष में जो है सारी सीटें आ चुकी हैं। क्या लगता है इन योजनाओं के तहत कुछ बाजी पलट जाएगी? यह योजनाओं के माध्यम से लोकशाही की धज्जी उड़ाने का काम सरकार कर रही है। एक तरफ आप सब जानते हैं कि पवित्र आचार संहिता जो आई है, उसके बाद पहले जैसा लोग मंडप डाल के बैठते थे या ओपन सब प्रचार होता था, वैसा नहीं होते हुए अभी पार्टियों का स्पीकर पर बंधन आ गया, परमिशन के पर बंधन आ गया। नहीं तो एक दूसरे के मिरोनों के एक दूसरे के सामने आते थे। उस पर सब कंट्रोल लाने के लिए सेशन साहब ने इसको आचार संहिता लाई, और उस समय से हम देखते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अभी आप जो बोल रहे हैं कि ये जो है एक प्रकार का भ्रष्टाचार है। लोगों को उनको पता है कि उनके 31 सीट गए हैं, तो अभी लोग उनको वोट देने वाले नहीं है, उनको पता है। इसलिए इन्होंने ये योजना लाई है। ये लोग भी जानते हैं, लोगों को मालूम है ये फंसवी योजना है। ये महीना 2 महीने के लिए सिर्फ पैसे आने वाले हैं, और इनके पास ये देने के लिए पैसे नहीं है। ये पैसे देने के लिए जो कुछ आज योजना, विकास की योजना चालू है, वो रुका के वो पैसे इधर डाइवर्ट करके वो लोगों को फंसाने का काम करने वाले हैं। इसका मतलब आज एक तरफ अगर तुम वोटर को पैसे देने के लिए विकास योजना रुकाने वाले हो, तो उस पर से लोग समझ जाएंगे कि ये फंसवा है। आज वोटिंग लेने के लिए कर रहे, कल अगर विकास के लिए पैसे चाहिए तो योजना तो बंद करना पड़ेगा, नहीं तो कायम का विकास भूलना पड़ेगा। ये दोनों में से एक होने वाला है। इसलिए ये इतना इजी नहीं है, क्योंकि आज इन्होंने आने के बाद ये 2 साल में कम से कम मुझे लगता है 1 लाख करोड़ रुपए का ज्यादा बोझा इन्होंने सरकार पे लाया है। तो ये जनता भी जानती है
जैसे तेलंगाना में हो गया, तेलंगाना का काम अच्छा था, लेकिन जो कर्जा उन्होंने सरकार ने लोगों पे लादा है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कल नागरिक की रहती है अपनी पर। इसलिए सब टैक्सेस बढ़ने वाले हैं, बाकी के लाइट बिल हो, पानी पट्टी बिल हो, महापालिका के टैक्सेस हो। आज तो आप देखेंगे तो लेआउट अदा करने के लिए गए तो आज इतने कंडीशंस डाले हैं और इतना फंड्स उसमें से जमा कर रहे हैं। अग्निशामक का फंड अलग है, जो 25 रुपए लगता था उसको अभी डायरेक्ट 8-8 10-10 लाख रुपए भरना पड़ रहा है। ये जो सब बढ़ा रहे ना, ये से लोग अभी परेशान है। उनको मालूम है इनके पास पैसा नहीं है, इनको कारोबार करने को आता नहीं है, सिर्फ कर्जा निकालने का और दिन ढकलने का ये काम चालू है। ये 2 साल में बहुत बड़े पैमाने में से हो गए। हमारी पार्टी इस पर उजाला डालने की कोशिश ज्यादा से ज्यादा करने वाली है। जिस प्रकार से जो है आप एक कांग्रेस पार्टी का आपका जो पूरा घराना है, ये कांग्रेस पार्टी के साथ लगभग बहुत सालों से इसका नाता रहा। क्या वजह थी आप जो है उस पार्टी से निकलकर डायरेक्ट शिवसेना में जाना, फिर शिवसेना के बाद जो है राष्ट्रवादी में आना? क्या वजह, मतलब कांग्रेस पार्टी से हटने की सबसे अहम वजह क्या मानी जाती है? क्योंकि सोलापुर में ये बहुत बड़ा बार बार चर्चा होती है, ऐसी क्या वजह है? मैं इसके पहले बहुत बार खुलासा कर चुका हूँ। इसमें हमारा और शिंदे फैमिली का कुछ भी नहीं है, लेकिन तात्या ने इतने साल काम करने के बाद तात्या का हर टाइम नाम एमएलसी के लिए आता था और हर टाइम कट होता था। तो जैसा बोलते हैं बड़े पेड़ के नीचे छोटा पेड़ नहीं आता है, तो मुझे लगा कि अभी थोड़ा पेड़ बदलना चाहिए, जगह बदलना चाहिए, और इसलिए मेरे को जगह बदलना पड़ा। यानी कि आपके काम के बलबूते पर ही आप जिस भी पार्टी में जाएंगे, लोग आपको काम के बलबूते पर ही वोट मांगेंगे आप। सर आखिरी आपने देखा कि मैं शिवसेना में गया था, जहां शिवसेना के 8 के ऊपर कभी नगर सेवक नहीं आए, मैं 21 नगर सेवक लाया उधर। तो जो रिजल्ट ओरिएंटेड जो पार्टी को लगता है वो रिजल्ट हम देते हैं। लोग हमारे पीछे, हमारे काम के पीछे है। तात्या ने आज तक जो सोलापुर की सेवा की है, उस वजह से हमारा नाम है, उसको टिकाने का काम भी हमने किया है। हम जो वादा करते हैं वो पूरा करने की कोशिश करते हैं, हम झूठे वादे नहीं करते, ये पब्लिक में मालूम है, इसलिए लोग हमारे पीछे। क्या लगता है कि इस बार महाविकास आघाड़ी के जो कैंडिडेट हैं वो सोलापुर के 11 मतदान क्षेत्र जहां पर हैं, इस बार कितने 11 में से कितने अपने कब्जे में करने में कामयाब रहेंगे? देखो, महाविकास आघाड़ी के अगर सब लोग अच्छे तरह से काम करेंगे तो मुझे लगता है सबके सब सीट आने जैसे है सोलापुर में, क्योंकि विजय दादा आने के बाद एक दूसरा माहौल महाविकास आघाड़ी का तैयार हो गया है। उनकी इतनी ताकत थी, वो ताकत का फायदा बीजेपी ने लिया, लेकिन बाद में उनको निगलेक्ट करने का भी काम पार्टी ने किया, तो उन्होंने उनकी ताकत दिखाई है। और विजय दादा को मानने वाला बहुत बड़ा गठ सोलापुर शहर में भी है, जिला में भी है। तो उस बलबूते पे पवार साहब का काम हो, शिंदे साहब का काम हो, या बाकी जो लीडर्स जज तालुके में है, वो सब अगर एक हो गए तो सबके सब सीट आ जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो ये थे हमारे साथ महेश कोटे जी, जो आने वाले समय में उत्तर विधानसभा से ही चुनाव लड़ने की उन्होंने ठानी है और वो शरद पवार गुट से ठहरेंगे, ऐसी उनकी बात कह रही। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि उनके काम के बलबूते पर जो है जनता उनका साथ दे। कैमरा पर्सन के साथ मैं अकीब मर्की, आजादी बचाओ न्यूज के लिए। जय हिंद।